नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व नगर अध्यक्ष और वर्तमान जिला कार्यकारिणी सदस्य भैया अनूप अग्रवाल जी उपस्थित है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मंदिरों में बीता नए साल का पहला दिन, स्कूली बसें रोकी, पुलिस प्रोटेक्शन में ऑयल टैंकर का परिचालन, सब्जियों से भरे ट्रक बॉर्डर पर रुके। देश के साथ छत्तीसगढ़ में थम गए बस ट्रकों के पहिए, गाड़ियां रोकने पर जमकर हंगामा। चुनावी बॉन्ड की 30वीं किस्त आज से बिक्री। क्रॉस फायरिंग में दूध में हुई बच्ची की मौत, मां घायल। ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया का खोलेगा राज, देश का पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह लॉन्च। क्या लगता है भैया, जिस तरह से देश में एक साथ ट्रक और बसों का परिचालन बंद कर दिया गया, जो सरकार की उसमें वो जो नियमावली है उसका विरोध कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई भी नया नियम जी और ख़ास तौर पे जिससे कोई वर्ग प्रभावित होता है जी इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि आपको याद होगा सोने चांदी के जो व्यापार करने वाले लोग हैं जी जी उनके ऊपर जब टैक्स आया था जी या देश में जब जीएसटी का कानून लागू हुआ था जी उस समय ऐसा लगता है कि कितना बड़ा हमारे ऊपर कुठाराघात हो गया, हमारे अधिकारों पर कितनी बड़ी चोट कर दी गई है, हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। लेकिन कालांतर में आपने ये देखा होगा कि धीरे धीरे लोगों को वो चीज़ समझ में आती है और उसके फायदे भी दिखने शुरू हो जाते हैं। सरकार की व्यवस्था, सरकार की आवश्यकता, सरकार की सोच, सरकार की जिम्मेदारी जनता के प्रति है जी और आम जनता को जिन बातों से, जिन चीज़ों से फायदा होता है जी सरकार उन बातों को लागू करना चाहती है। हाँ, इससे मैं सोचता हूँ कई बार सरकार को उसके पहले जो वर्ग उससे प्रभावित होता है उसको भरोसे पे लेना चाहिए। भरोसे पर जी बिल्कुल। आज मान लीजिए जो सोनी या सोना चांदी के व्यापार करने वाले लोग जी जो इतने परेशान हुए, प्रभावित हुए, अगर उनको पहले से भरोसे में लिया जाता तो जो चीज़ें आज सामान्य तौर पे चल रही जी वो उस समय जो आपने ध्यान होगा लोगों ने दुकानें बंद कर दी थी, जी हड़ताल हुई थी, जी जीएसटी के बारे में जो बातें आई, जो विरोध हुआ, जी। आज लोगों को उसके फायदे दिखने लगे हैं। बिल्कुल इतना पैसा टैक्स के रूप में आ रहा है कि देश के डेवलपमेंट के लिए सरकार को कम से कम फंड के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा। बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे ये जो कानून है जी इसका भी नफ़ा नुकसान आम जनता के बीच में आएगा। जी जी लेकिन इसके पूर्व ज़रूरत है कि उस वर्ग के, खास तौर पर जो ट्रक ड्राइवर हैं, कंडक्टर है, हेल्पर है, ट्रक के मालिक हैं, जी एक बड़ा वर्ग होता है ये जी जी और लाखों करोड़ों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जी उनको तो ऐसा लगता है कि सीधा सीधा हमारे ऊपर एक ऐसी चीज़ लाद दी गई है कि कोई गाड़ी वाला आएगा पीछे से मार देगा, हमारा दोष। कोई एक्टिवा वाला नव सीखिया और बीच में ट्रक के घुस जाएगा, हमारा दोष। और ऊपर से आप एक चीज़ की कल्पना कीजिए, कोई आपके सामने दुर्घटना हो गई, जी दुर्घटना में वो व्यक्ति चाहता है कि घायल को वो अस्पताल पहुंचाए, लेकिन वो देखता है पीछे भीड़ दौड़ी चली आ रही है, उस वक्त की स्थिति वो बिल्कुल। दहशत में डर के मारे जी और वो भाग खड़ा होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल कानून क्या बोलता है कि अगर आप भाग खड़े होगे तो आपको कड़ी सज़ा दी जाएगी और अगर अस्पताल ले जाते हो तो आपके सज़ा के बारे में कम करने के बारे में विचार किया जाएगा। अब वो अपनी जान बचाएगा कि सज़ा कम ज़्यादा सोचेगा भीड़ की बिल्कुल बिल्कुल उस समय की स्थिति को समझ तो उस समय उसके लिए मुसीबत ये हो जाती है कि उसको लगता है कि अभी पहली प्राथमिकता तो मेरी जान बचाना है, इतनी पब्लिक आएगी और अगर मेरे ऊपर पिल पड़ी तो मैं ही मर जाऊंगा यहाँ। बिल्कुल। और जिसका नुकसान हुआ, जिसका कोई परिजन मरा, वो तो इतना गुस्से में होता है कि वो आगे पीछे सोचता नहीं, कुछ नहीं सोचता। बिल्कुल बिल्कुल। किसकी गलती नहीं, ये भी एक विषय है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिन बातों से जन सामान्य सीधे प्रभावित होता है उसमें मेरा ऐसा सोचना है कि सरकार को थोड़ा सा पहले उस वर्ग को उसके बारे में उसको शिक्षित करे। ऐसे हम लोग देखते हैं एनआरसी के बारे में या जो सीएए कानून है, कानून बन गए पर सरकार ने उसको अभी माइल्ड रखा है, उसको रोक रखा है। अभी उस पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बना रही सरकार की उसको लागू करना है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब कानूनों के बारे में भी पहले आम उस वर्ग को, जो ड्राइवर है, हेल्पर है, ट्रक से संबंधित लोग हैं, जुड़े हुए हैं, ट्रक के मालिक हैं, जो घबराए हुए हैं, उनको पहले भरोसे में लेना चाहिए। बिल्कुल। जापान की धरती डोली, 21 झटकों ने ठहराया 35,000 घरों में ब्लैकआउट। मणिपुर ने फिर भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने की 4 की मौत, 4 की हत्या।
क्या लगता है भी जिस तरह से मणिपुर में उपद्रवियों का जो लगातार लगभग 3 मई से अब तक 180 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, क्या करना चाहिए इन उपद्रवियों के खिलाफ? देखिए, ये बहुत बड़ी एक समस्या जो देश के सामने आज़ादी के बाद से ही चली आ रही है जी। और हम यहाँ बैठ के उस माहौल की, उस परिस्थिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने जो मीडिया से ही, आपके स्रोतों से ही देखा है, जी वहाँ ये जो संघर्ष है ये आपसी जनजातियों का संघर्ष है जी और ये आज का नहीं है। इस दिशा में इसको सुलझाने के कदम अब जरूर हो रहे हैं, जी उठाए जा रहे हैं जी और अब प्रयास जरूर हो रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, जी विशेष रूप से जो कांग्रेस की सरकारें थी, जी उन लोगों ने इस टकराव को जी अपने राजनीतिक फायदे के लिए बढ़ावा ही दिया है, ना कि उसको सुलझाने की कोशिश की। बिल्कुल। अब चूंकि उस पर गंभीरता से विचार हो रहा है, उसमें कहाँ क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं, जी और विघ्न संतोषी तत्व तो जैसा जैसा मौका देखते हैं, आप देखते होगे कि फिर वो कोई पेट्रोल डाल देता था, फिर आग भड़क जाती है, फिर उसको धीरे धीरे शांत कर। जी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वो हमारे ही देश के नागरिक हैं, दोनों दोनों पक्ष हमारे ही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल किसी एक पक्ष के साथ अन्याय होना भी हमारे अपने साथ अन्याय होना है। बिल्कुल। इसलिए ये मजबूरी ऐसी है कि दोनों में से कोई भी, किसी भी पक्ष का आदमी मरा हमारा देश का, हमारा देशवासी। बिल्कुल। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या है और इसमें आपने जैसा पढ़ा होगा, सुना होगा, जी मीडिया न्यूज़ में भी देखा होगा कि सरकार वो रास्ते खोजने का प्रयास कर रही है जो शांति से हो सके। बिल्कुल। टकराव या इस पर बल प्रयोग, जी इसका कतई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। कोई दूसरी देश की बात होती, कोई रोहिंग्या की बात होती, कोई बांग्लादेशी की बात होती, कोई पाकिस्तानी की बात होती, वहाँ बल प्रयोग कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन दो तरफा इसमें प्रयास हो रहे हैं। एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें बाड़ लगाने का काम हो रहा है, घुसपैठिए आ ना सके, जी और जो आ गए हैं जी उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, धीरे धीरे कैसे निकाला जा सके। और तीसरी बात, हमारी जो जनजातियां हैं जिनमें आपस में शुरू से टकराव, ये आज़ादी का तो हम लोग एक पैरामीटर, एक मापदंड लेके चलते हैं, एक लैंडमार्क लेके चलते हैं कि आज़ादी के बाद ऐसा, आज़ादी के पहले ऐसा, लेकिन ये टकराव हजारों वर्ष से उनके बीच में चला आ रहा है। बिल्कुल। कभी डरी कभी सहमी सी थी अयोध्या, आज विराट रूप में उभर रही है। अयोध्या में आंखों देखी, क्या लगता है भैया जिस तरह से अयोध्या में अब श्री राम भगवान का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, 22 जनवरी को लगभग 496 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अब फिर से रामलला वहाँ विराजेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमने कोरोना का बुरा से बुरा समय देखा है, तो हम वो समय भी देखने जा रहे हैं जब त्रेता की अयोध्या हमारे सामने फिर से उभर के आ रही है। जी। मैं सुन रहा था, हमारे कोई कवि बोल रहे थे कि रामायण कथा नहीं है 7 कांड की, जी रामायण कथा है पूरे ब्रह्मांड की। बिल्कुल। और उसी रामायण के अनुरूप अयोध्या कांड उसमें है, जैसे बाल कांड है, सुंदर कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, अरण्य कांड है, उत्तर कांड है। ऐसे 7 कांडों में जो अयोध्या कांड है जी उसमें जो वर्णन है, उसमें जैसी सरयू नदी की कल्पना है, उसमें जैसे राम के जन्म स्थान की कल्पना है, उसमें जैसे अयोध्या का, नगरी का जो कल्पना बताई गई है, उस कल्पना को हमारी किस्मत देखिए, हमारा सौभाग्य देखिए कि हम साकार होते अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात कि जैसे हमको डराया जाता था लगातार कि ऐसा हो जाएगा, मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, लोग आपस में जल कट मरेंगे। बिल्कुल। लेकिन हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, अरे इससे बड़ी बात क्या होगी जो इकबाल अंसारी अयोध्या बाबरी ढांचे के केस में पक्षकार था, वादी था, वो अभी हमारे प्रधानमंत्री की ओर फूल बरसा रहा था। बिल्कुल। लगभग हर चैनल ने उसको प्रमुखता से दिखाया। बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि एक काम हो जाना, एक काम शांतिपूर्वक हो जाना और एक काम प्रसन्नतापूर्वक संपन्न होना। जी। ये जो लोग हैं जो इसके विघ्न संतोषी मैं बोलता हूँ, जो अभी भी अड़ंगा डालने में लगे, जी, कोई बोलता है निमंत्रण नहीं मिला, कोई बोलता है कि राजनीतिकरण हो गया, कोई बोलता है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे।
सामने पिक्चर क्या है? राम मंदिर। बिल्कुल 550 495 साल की जी। गुलामी के बाद, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गुलामी के बाद, क्योंकि इसमें राजनीति भी जुड़ी थी, बिल्कुल। इसमें सांस्कृतिक जो विरासत है हमारी उसको भी कुठाराघात किया गया था, और धार्मिक तो है ही है। तो ऐसी एक परिकल्पना जो लोग सपना देखते देखते हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई, जी इसका संघर्ष करते करते हमारे कई पूर्वज शहीद हो गए, इसका संघर्ष करते करते कई राजे महाराजे सड़क पे आ गए, बर्बाद हो गए, युद्ध में मारे गए, सैकड़ों बलि दी गई, हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, हमारे देखते देखते कितने कारसेवकों ने अपनी जान दे दी इसी काम के लिए। बिल्कुल। वो सबको आपने उठा के और एक उनमें राजनीति के नाम से कूड़े बना। सामने आपको इतना बड़ा मंदिर नहीं दिख रहा, सामने आपको हिंदू का जागना नहीं दिख रहा, सामने आपको एक हिंदू जनमानस की आपको वहाँ पे जो छवि, आपको उनके चेहरे का उल्लास, एक आम अयोध्यावासी के चेहरे पे देखिए आप, रोज दिखा रहा है सवेरे दोपहर शाम हर चैनल में। सिवाय राम के तो आज कुछ देख ही नहीं रहे। बिल्कुल। आज जो बच्चे कार में जब चलते थे ना तो रैप संगीत और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम गाने सुनते थे, वो आज चौपाई लगा के सुन। जी बिल्कुल। आज गीतकारों की मजबूरी हो गई कि राम के ऊपर गाने लगे। आज कवि राम के ऊपर कविता बोलने लगे। बिल्कुल। ये जो माहौल बना है, ये पूरा जो परिदृश्य, और 22 जनवरी तो शुरुआत है, ये जो माहौल ये तो शुरुआत है। आप देखिए जब बनारस में होगा, जब काशी में होगा, जब मथुरा में होगा, और ये जो क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, हमसे कोई गलती हुई और हम अगर उसको सुधार रहे हैं, इसमें तो क्या गलत हो रहा है? बिल्कुल। कल हमारे देश के चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ जी का बयान आया टीवी में, लगभग सभी उसमें पट्टी चल रही थी जी कि अयोध्या का जो फैसला हुआ है वो सर्वसम्मति से हुआ है। बिल्कुल। और उसमें हिंदू जज भी थे, उस संविधान पीठ में हिंदू जज भी थे, उसमें मुसलमान जज भी थे। जी। तथ्यों के आधार पे हुआ। और अब तो साँच को आँच नहीं, जब अंदर से सब कुछ निकल के बाहर आ रहा है, सबूत आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग आ रही है, निशान आ रहे हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ आ रही हैं, कमल चिन्ह और पान के पत्ते, घंटा, नाद, सबकी फोटो और सबकी आकृतियाँ निकल के आ रही हैं। जी। तो क्या बच जा रहा है, क्या ऐसा हो जा रहा है, किसको नुकसान हो जा रहा है? अयोध्या ने कभी कल्पना भी की थी कि यहाँ हवाई अड्डा आएगा, एयरपोर्ट आएगा, और ऐसा हवाई अड्डा आया जो 5-6 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वहाँ पे उड़ानें वहाँ पे उतरेंगी। जी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उतरेंगी। अयोध्या जंक्शन को देखिए जिस तरह संवारा गया है। आप देखिए, न केवल अयोध्या, जी, जो आदमी लखनऊ से अयोध्या जाएंगे, जो लोग बनारस से अयोध्या जाएंगे, पूरे रास्तों में ढाबों का, होटलों का, सड़क में बैठने वाले लोगों का, सबका उद्धार होगा। बिल्कुल। ये अहिल्या हुई थी, एक ये हुए, एक अहिल्या का उद्धार राम ने किया था, एक हमारे मोदी जी ने उद्धार किया। बिल्कुल। और इस सारे परिदृश्य को आप जब ऊपर खड़े होकर देखेंगे तो आपको पूरा दिखेगा, और लोग क्या है, बीच मैदान में खड़े हो जा रहे हैं और एक छोटे से दृश्य को देख के पूरी परिकल्पना कर ले बातें कर। मेरा तो उमेश भाई इस मामले में हमेशा से ये कहना रहा है, आप राजनीति की बातें करते हैं। हमारे एक बड़े संत, बहुत बड़े पद पे बैठे हुए गुरु जी, जिनको कि भारत के बड़े बड़े जगह मान्यता प्राप्त है जी, वो मुहूर्त की बातें कर रहे थे जब शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का, कि किस मुहूर्त में हुआ, अभी तो ऐसा है, अभी तो ऐसा है। मैं तो उनकी पाँव की जो धूल होती उसके बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आया उस समय जब राजा राम का राज्याभिषेक होने वाला था जी। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, सम्राट थे जी। पूरे देश और दुनिया के बड़े बड़े ज्योतिषियों से, बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों से, पंडितों से और मुहूर्त निकलाया गया था जी। किसका? उनके राज्याभिषेक का, श्री राम भगवान की। जी। क्या उनका राज्याभिषेक हो पाया? नहीं। राज्याभिषेक होना तो दूर, राजा बनना तो दूर, उनको 14 साल के लिए वन में भेज दिया गया। जी जी। दर दर भटके, जंगल जंगल भटके, पत्नी का अपहरण हो गया, युद्ध करके प्राप्त किया, सारी तकलीफें सही। क्या
वो मुहूर्त काम आया। बिल्कुल। और ये जब पूछा गया उस समय के गुरु वशिष्ठ से कि गुरुवर ये क्या हो गया, जी, तो उन्होंने कहा हुई है वही राम रुचि रखा। रखा। कोई मुहूर्त, कोई आपका निकाला हुआ समय, देखिए आप शादी ब्याह करते हैं, जी, कार्ड में लिखा रहता है जी, 25 तारीख की शाम को पणिग्रहण होगा, जी, और उसके बाद 25 तारीख की शाम को 6-7 बजे से नाचते गाते बारात निकलते, 10-11 बजे तो स्टेज पे आते हैं, मंच पे आते जी। हैं, और 12-1 बजे तक वरमाला होती रहती है और डीजे पे नाचते रहते हैं। और 26 तारीख हो जाती है जिस दिन आप पणिग्रहण में जाते हैं, जब फेरा होता है जी, जी, तो जी। 26 तारीख की रात को 2 बजे फेरा 2 होता बजे है। होता है। यानी आपका मुहूर्त कब था? 25 तारीख। आप शादी कब कर रहे हो? 26 को। लेकिन उसमें हमारा कहना यह है कि वो जिस समय फेरा हो रहा था वही मुहूर्त था। वही मुहूर्त था। आपका बिल्कुल। निकाला हुआ मुहूर्त नहीं था। नहीं था। जब हो रहा था वो मुहूर्त था। जब प्रभु चाहे। जब राम मंदिर को बनना था जी, वो बना, उसका शिलान्यास हुआ। जब राम मंदिर का राजा राम बाल्य अवस्था में जब वहाँ पधारेंगे राम मंदिर में, जी, वो जब पधारेंगे वही उसका मुहूर्त होगा। मुहूर्त होगा। आप लाख निकालते रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो सारे विषय हैं, कुछ चीज़ें जो अपने बस में नहीं होती, हमारे हाथ में नहीं होती, जी, उसको छोड़ देते हैं हम ऊपर वाले के हाथ में, बिल्कुल, बिल्कुल, और वही उचित भी है। बिल्कुल। हम उतना ही कर सकते हैं, उतनी ही बातें कर सकते हैं, उतना ही प्रयास कर सकते हैं जितना आपके हमारे बस में है, जितना हमारी ताकत है। जी, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हमारी ताकत से बियॉन्ड आवर लिमिट, जी, हमारी ताकत से बाहर होती है, जी, उसको हम भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यही इस पूरे विषय में हो रहा है। मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। जी, आप क्या सोचते हैं दूसरे लोगों ने प्रयास नहीं किया? अटल जी ने प्रयास नहीं किया? सभी नहीं किया। बिल्कुल। कुछ लोगों ने बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया, हम्म, लेकिन हुई है वही राम रुचि रखा। बिल्कुल। जो ऊपर वाले को मंजूर था, जो भगवान राम को मंजूर था, जो हमारे ईश्वर को मंजूर था, वही होने जा रहा है। हमारा सौभाग्य यह है कि उन पलों के, उस समय के, उस परिदृश्य के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। हम उन चीज़ों को अपनी आंखों से देख रहे हैं जिसके लिए देवता भी इस धरती पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं। बिल्कुल। वो सौभाग्य हमको मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से लगभग 10 करोड़ लोगों तक अक्षत पहुंचाया जाएगा पूरे देश में, कोरबा में भी शुरू हुआ है, आपके यहाँ भी पहुंचा होगा, ताकि वहाँ आह्वान कर सके। क्या कहना चाहेंगे उस संबंध में? देखिए, कोई शुभ कार्य होता है जी, तो हमारे यहाँ परंपरा है, भारत में, हमारे हिंदू दर्शन में, हम उसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। जी, 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 यानी एक होता है, एक व्यक्ति बोलता है मुझे इस साल अपनी बेटी की शादी निपटाना है, जी, और एक व्यक्ति बोलता है मुझे अपनी एक ही बेटी है और बहुत धूमधाम से शादी करना है। जी, दोनों शादी करते हैं, बिल्कुल। एक निपटाता है और एक धूमधाम से करता धूमधाम से होता है। दोनों का पैसा खर्चा होता है, तो एक सी शादी होती है, लेकिन सोच का फर्क है। है। जी, एक निपटाता है और एक धूमधाम से। हम लोग धूमधाम से करने के, उत्सव करने के आदी हैं। जी, ये भारत में जो त्योहारों का स्वरूप बनाया गया, जी, हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार आप बता दीजिए जो रोने गाने वाला होता हो, जी, जो भी त्यौहार, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी परेशानी हो, किसी के यहाँ खुशी कोई मनाने बुरा के हो गया, कोई चले गया, तो बोलते हैं अब ये त्यौहार के बाद उसकी आँख टूट जाएगी, मतलब इसके बाद उसके घर शुभ काम होने शुरू हो जाएंगे। जी, यही जो काम है कि आपने रामलला को ले गए, पहले टाट से अस्थाई मंदिर में ले गए थे, अस्थाई मंदिर से स्थाई मंदिर में बैठा दिया, काम हो गया। यही है क्या? यही, बिल्कुल। इतना सी बात नहीं है। नहीं, उससे इस देश के जन जन को जोड़ना, एक एक व्यक्ति को ये लगे कि हम अयोध्या तो नहीं जा रहे, पर हम अयोध्या का अक्षत जो है वो हमारे घर आया, कर रहे हैं, बिल्कुल। मतलब हम कहीं ना कहीं उससे जुड़ गए। जी, ये जो भाव है, अच्छा, ये लोग जानते नहीं हैं कि जानते बूझते बेवकूफ़ बनते हैं कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है, बोलता है भारतीय जनता पार्टी कौन होती है आमंत्रित करने वाली? मुझे दिखाइए तो वो कार्ड जिसमें भारतीय जनता पार्टी आमंत्रित कर रही श्री है। राम जन्मभूमि लिखा आप हुआ है। अगर आज उमेश भाई, आप और हम अभी जाना चाहें अयोध्या, जी, तो कोई रोक लगी है क्या? बिल्कुल नहीं। आप आज से जाके बैठ जाओ, मंदिर के सामने जाके बैठ जाओ, व्यवस्था से बैठनी पड़ेगी, व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप जाके गर्भगृह के सामने बैठ जाओ, आपको कौन रोक लेगा। बिल्कुल।
वो व्यवस्था का प्रश्न है। आप अपने स्कूल में भी जब आपको क्लास में जाना है, जहाँ आपका अधिकार है, जहाँ आपने फीस पटाया है, जी वहाँ भी आपका अगर 10 बजे क्लास का समय है जी तो आपको 10 बजे के पूर्व वहाँ पे जाना। मैं आपके इस चैनल में भी आता हूँ जहाँ आपने मुझे अतिथि के रूप में बुलाया है, जी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अतिथि हूँ तो मैं कभी भी आ जाऊँगा। बिल्कुल मुझे समय पे यहाँ आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल अब मुझे बुलाया है उसी दिन मुझे आना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं कभी भी चले आ रहा हूँ, कि ऐसा थोड़ी है भैया आप बुलाए थे तो आया था कि नहीं, आज मैं आ गया हूँ तो बैठा लो मेरे को। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ये व्यवस्था है। आप दर्शन करने जाएं। अभी एक नेताजी बोल रहे थे हम भाजपा के इवेंट में क्यों जाएंगे, जी हम 22 तारीख के बाद जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी खुद आह्वान कर रहे हैं भाई साहब 22 के बाद आइए। आज 22 को 22 बहुत भीड़ तारीख को रहेगी। जिन लोगों को बुलाया गया है अतिथि के रूप में, जी 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 वो चूंकि देश से विदेश से पूरी दुनिया से पहुँचेंगे वहाँ। उनको बुलाएगा तो उनकी समुचित सुरक्षा और व्यवस्था ऐसी हो कि वो उसको उस क्षण अच्छे को याद रूप में रखें, बिल्कुल अपनी स्मृति में संजो के रखें। बिल्कुल उनकी व्यवस्था ऐसी हो कि जिनको आपने बुलाया अपने घर में, उनका खान पान, बैठक उठक, सोने की व्यवस्था, उनका कमरा, ये सब की व्यवस्था करते हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल कि आ जाएं 50 लोग गांव से आपके घर में। बिल्कुल तो ऐसी बात को, जिन बातों को आम जनमानस समझता है, जो ऊटपटांग बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उल्टा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का भला ही कर रहा है। भला ही कर रहा है बिल्कुल। क्योंकि इससे दूसरे लोगों में द्वेष, रोष होता है, रोष आता है कि देखिए हमारे भगवान अपने आसन में विराज रहे, अपने महल में जा रहे हैं, अपने मंदिर में जा रहे हैं, इनको और बड़ा ये कष्ट हो व्यक्ति, रहा इसको तकलीफ हो रही है। बिल्कुल ये जो कल तक ये दावा करता था कि हमारा हाथ नहीं हमारा पाँव भी बाबरी ध्वंस में था, जी बाबरी ढांचा तोड़ने में, बोला, पूछा गया, एक हमारे बड़े नेता थे बाल ठाकरे, जी उनसे पूछा गया कि सुना है कि आपका हाथ क्या ये बाबरी ढांचे के ध्वंस में आपका भी हाथ था? हम्म, बड़े गर्व से, बड़े सम्मान से और बड़े सिर उठा के उन्होंने कहा हाथ नहीं पाँव भी था जी। बिल्कुल ये होता था शेर, बिल्कुल ये होता था हिंदू हृदय सम्राट। जी 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 आज उन्हीं की संतति से, उन्हीं के परिवार से जिस तरीके से जो भाषा और जो सोच, जो बयान, हमारा सिर झुक जाता है कि बिल्कुल, बताइए कहाँ एक वो व्यक्तित्व, विराट हिंदू सम्राट का व्यक्तित्व, जिसके चलने से, जिसके आने से, जिसके जाने से लगता था कि कोई शेर आ रहा है, शेर आ रहा है बिल्कुल। और उनकी संतानें इस तरीके का व्यवहार कर रही। तो कहीं ना कहीं उमेश भाई, हम तो बहुत, हमारा स्तर बहुत नीचा होगा, लेकिन हमारी सोच ये बोलती है कि ये जो समय हमको देखने को मिल रहा है, ये भी ऊपर वाले की कृपा, ये भी बिल्कुल, ईश्वरीय बिल्कुल, कृपा है, ईश्वरीय कृपा है। जो हमको ये समय देखने को मिल ईश्वर रहा को देख पाएंगे बिल्कुल। मंत्रियों ने संभाला पदभार, मंत्रालय पहुंचे मुख्यमंत्री और मंत्री, अफसरों को दिए निर्देश। पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक कल, सीबीआई को सौंपी जा सकती है सीजीपीएससी घोटाले की जांच। मुख्यमंत्री साहू की नसीहत, राज्य की बेहतरी के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करे अधिकारी। कैबिनेट में विभागों के बजट पर होगी चर्चा। क्या लगता है भी आज पहली बैठक होगी कैबिनेट की सीजीपीएससी है। मामले देखिए घोटाले कहावत है, राम ना मारे काहू को, जी क्यों होगा बदनाम, जी। पापी खुद मर जाएंगे करते राम ही राम। जी ये जो 5 साल में जो पाप का घड़ा है ना, जी दूसरे दलों को 15 साल, 20 साल, 25 साल लगते हैं, जब आम जनता को ऐसा लगता है कि नहीं बहुत हो गया, परेशान हो गए जी और चेहरे से एलर्जी होने लगती है, जी लेकिन ये 5 साल में इन लोगों ने उल्टी कर दिया। जी 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 यानी आप उसकी लिस्ट उठा के देखेंगे, जी जिन लोगों का पीएससी में सिलेक्शन, जी 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 एक 5वीं क्लास के बच्चे को आप बैठा दीजिए, वो देखेगा अनूप अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल, पिता रामचंद्र अग्रवाल, पिता रामचंद्र अग्रवाल, पिता रामचंद्र अग्रवाल, पिता रामचंद्र अग्रवाल, उमेश यादव, पूनन यादव, संतोष यादव, पिता कमलेश यादव, पिता कमलेश, पिता कमलेश। बिल्कुल क्या समझ में आएगा आपके? स्पष्ट क्लियर है वो तो। एक एक परिवार से 2-2, 3-3 लोगों को, और उसकी लड़की अगर शादी हो गई तो उसको, जी यानी अपने दामाद को जी, को, बिल्कुल। ऐसे लोगों को, मतलब आपने ये सोच लिया था कि भैया हमारा तो कोई पकड़ने वाला, हमको कोई बोलने वाला बकौती समझ दुनिया लिए में थे है ही इस चीज़ नहीं। को। दुनिया में राजतंत्र चल रहा है कि राजा ने जो कुछ कर दिया,
सर्वोपरि है। वो सर्वोपरि उसने, बस हो गया भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। जी जी जी, और इनको भरोसा था कि सरकार फिर से इन्हीं की आएगी, रिपीट होगी। सरकार आएगी तो निपट लेंगे, कोर्ट कचहरी में हमारे वकील सरकारी खर्चे पे लड़ते रहेंगे केस, बिल्कुल जब तक तो वो अधिकारी 5 साल 10 साल की नौकरी कर चुका होगा। जी लेकिन माननीय ननकी राम जी कंवर, जी हमारे पूर्व गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम आदिवासी नेता, जी जी जी, उन्होंने इस मामले को उठाया हाई कोर्ट में विधायक गया के था। रूप में जी और कोर्ट लेके गए। जी हाई कोर्ट में इस पे स्टे आ गया और अब उसकी जांच की मांग हुई, और अब जब शासन प्रशासन बदला है जी तो इसके सीबीआई जांच की भी वो की जा रही है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ सके। बिल्कुल सारी जो बातें हैं ये तो उमेश भाई एक मामला है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी यानी देखिए, धान घोटाला, शराब घोटाला, रेत घोटाला, भर्ती में घोटाला, यहाँ घोटाला वहाँ घोटाला। मुझे याद आता है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में जब काम करता था, जी राजेश मुड़त जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष होते थे, मैं प्रदेश में कार्य समिति में था, जी तो हम लोग घोटालों की बारात निकालते थे उस समय। जी उस समय नरेंद्र मोदी जी के पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, और ए से जेड तक जी घोटाले, कांग्रेस सरकारों के घोटाले। जी ए बोलिए तो ये घोटाला, बी बोलिए तो ये घोटाला, सी बोलिए तो ये घोटाला, ऐसे ए टू जेड जी हम लोग घोटालों की बारात निकाला करते थे। बिल्कुल आज पिछले 10 सालों में, जैसे आतंकवाद की हम बात करते हैं कि बम धमाके पहले जगह जगह होते थे, अब लोग भूल गए उस समय। जी पहले दंगे जगह जगह होते थे, अब भूल गए कि दंगा क्या होता है। आज की पीढ़ी से आप पूछोगे भूल गए, कि वहाँ दंगा हो तो बोलेंगे ये दंगा क्या होता है। बिल्कुल और उस समय इतना आम था कि बच्चा भी समझता था दंगा हो गया, मतलब अब कर्फ्यू लगेगा, अब घर में रहना है। और आज अगर बच्चों से पूछे कर्फ्यू तो बोलेंगे क्या होता है कर्फ्यू, जी क्यों घर में रहना। अब तो वो ये जरूर जानते हैं कि लॉकडाउन जरूर, लेकिन कर्फ्यू को वो नहीं जानते। बिल्कुल तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो सरकार बदली है जी और इन लोगों ने, अच्छा सबसे अच्छी और अजीब बात आपको मैं बताऊं, खुद कांग्रेस में जो लोग उस समय विधायक और दूसरे पदों पर थे, जी वो लोग निकल निकल के भाग रहे हैं। अब आप रोज पढ़ते होंगे, आज जी, उसने बिल्कुल। कांग्रेस छोड़ी, आज उसने कांग्रेस छोड़ी। बिल्कुल कुछ ऐसे लोग जो जैसे शासन बदलता है तो अपनी पार्टियां बदल लेता है, वो लोगों का भी काम मौका धाम परस्त चालू हो लोग गया जो है। है, जी 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 हम लोग देख देख के बड़े शांति से मजा लेते रहते हैं। हम लोगों की ये इसने ऐसा किया था, फिर ऐसा किया था, और अब फिर ऐसा कर रहा है, जी 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 तो ऐसा नया नहीं बदलू लगता, नेता, कुछ जी, अजीब जी, नहीं लगता। जी क्योंकि देखिए, वो ऐसा करता रहेगा। आप बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगा लीजिए शहर में, बहुत बड़ी बड़ी फोटो छपवा लीजिए, जी तो जो कोरबा में 20 साल से 25 साल से 50 साल से रह रहा है, जी वो क्या उमेश भाई को नहीं जानता, कमलेश यादव जी को नहीं जानता, कि अनूप अग्रवाल को नहीं जानता? बिल्कुल कि अनूप अग्रवाल की फोटो छपेगी तो पहचानेगा, बिल्कुल, कि कमलेश यादव जी की फोटो छपेगी तो पहचानेगा क्या? सवाल ही नहीं होता। जी इसलिए ये जो सारे विषय आते हैं, जी इसमें ये तो शुरुआत है एक घोटाले की। पीएससी घोटाला चूंकि हाई लेवल घोटाला है, बड़ा मामला है ये, बड़ा मामला है, जी लेकिन अब ये शुरुआत है। इसके बाद आप देखिए रेत घोटालों में क्या मामले बने, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी किस तरीके से, आज भी आप सड़क पे चले जाइए आपको ट्रैक्टर दौड़ते मिलेंगे। जी इसका एक रास्ता निकाला जाना चाहिए कि रेत नहीं मिलेगी तो शहर में क्या कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएंगे। इसका एक रास्ता राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और जुडिशरी को जी ऐसा निकाला जाना चाहिए कि ये जो दलाली होती है, ये जो भ्रष्टाचार होता है, जी ये ना हो सके। लोगों को सुविधा से रेत मिले। धान घोटाला है, जी अभी तो मैं याद करूंगा तो फिर मेरे को याद आते हैं। जी 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 धान घोटाला आपको मालूम है, गोबर घोटाला आपको मालूम DMF होगा। जी, तमाम चीज़ें बिल्कुल। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर मैं ये घोटालों की बात शुरू करूंगा ना उमेश भाई, तो हो सकता है आपका समय, आप मुझे इशारा करें कि भाई साहब अब समय होने वाला है तो आप बंद करो। बिल्कुल तो ये 5 सालों में ही इन्होंने ना जो घोटालों का फिर से जो वो कर दिया, बारात निकाली। परिवहन में घोटाला, लाइसेंस में घोटाला, घोटालों का अंबार है। जी 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 तो अभी तो शुरू हुआ है।
बिल्कुल, आपने अभी बात की रेत की, तो बच्चे डूबे मवेशियों की मौत, तब महिलाएं उतरी रेत चोरी रुकवाने के लिए। रेत चोरों को नहीं दिखता गहरा गड्ढा, जिसमें लगभग 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। उसके बाद महिलाओं ने विरोध किया। आप भी कोरबा शहर में देखते होंगे जिस तरह से धड़ल्ले से चल रही है गाड़ियाँ, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि खनिज विभाग की शह पर ये पूरा खेल चल रहा है? देखिए, यथा राजा तथा प्रजा। जी जैसा मालिक होता है ना, जैसा ऊपर में निजाम चलता है, जी वैसे ही करिंदे होते हैं। जी। ये पुराने कहावत है कि यथा निजाम तथा करिंदा, यथा राजा तथा प्रजा। जी निजाम बोलता है मुझे पैसा चाहिए, जी, बीच वाले बोलते हैं पैसा लाओ, तो नीचे वाले क्या करते हैं? पैसा खोजते वसूली करते हैं। जी हैं। यानी आप देखो, अभी कोयला घोटाला बोलना कुछ भूल गया था मैं, कोयला घोटाला भी है। 25 रुपये वाला। 25 रुपये टन का जांच चल रही है। जी सारे आम लोग पकड़ाए हैं, जी महीनों से जेल में पड़े हुए हैं, जी पूछताछ और जांच अभी भी जारी है। जी सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य जी कि आज़ादी के 76 साल होने के बावजूद, इतनी अवेयरनेस आने के बाद, इतना सोशल मीडिया का उपयोग के बाद, हर आदमी के हाथ में कैमरा होने के बाद भी भ्रष्टाचार ने जो शिष्टाचार का रूप ले लिया। जी मुझे ही आवश्यकता पड़ती है बालू की, जी रेत की, तो मैं क्या करता हूँ? मैं ये देखता हूँ कि बाजार में अगर 3,000 रुपये ट्रैक्टर बालू बिक रही, तो मेरे को 2,500 2,000 कैसे मिले? कैसे मिलेगी? बिल्कुल क्योंकि जो लगना है वो तो लगना है। लगना है। बिल्कुल ये जो आप जो घटना बता रहे हैं, ये मशीनों से जब बालू की खुदाई होती है जी तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जी, और जेसीबी थोड़ा भी पानी आता है जी तो जब बीच बीच में पानी छोड़ा जाता है, जी तो पानी ऊपर से समतल दिखता है, जी नीचे गड्ढा है। जी जो बहती नदी होती है उसमें तो पानी और मिट्टी बह बह के और गड्ढे को भर देती है, जी लेकिन जहाँ बहाव कम होता है वहाँ वो जो गड्ढा है वो नीचे 10 फुट बार 15 फुट 20 फुट गड्ढा कर दिया गया, जेसीबी ने बालू निकाल लिया, जी गड्ढा है वहाँ, और पानी ऊपर से बराबर दिखता है। जी तो जो मवेशी हैं या जो बेचारे गांव के लोग अपनी प्रातःकालीन क्रिया के लिए जाते हैं और दैनिक आवागमन का एक कोई रास्ता होता है, जी मशीन वाले को और बालू चोर को तो ये इस बात से मतलब नहीं वो कहाँ खोद रहा है, क्या, जहाँ तक गाड़ी जा सके आराम से, और जहाँ तक बालू निकाल सके वहाँ से निकाल लेता। जी अब कल आप रोज जा रहे हो और कल वहाँ खुदाई हो गई, जी आपको मालूम नहीं, वहाँ पानी भर गया, आपको नहीं मालूम नीचे कितना गड्ढा, और आप जैसे ही वहाँ एक कदम रखे और आप नीचे घुसते चले गए, और बाद में फिर लाश बाहर आ रही है। जी तो ये जो स्थिति परिस्थिति बनती है, सही मायने में ये लापरवाही पूर्वक हत्या है। जी, गैर इरादतन हत्या की भावना। जी गैर इरादतन हत्या है ये, जी। कि आपकी लापरवाही के कारण किसी की जान चली गई, बिल्कुल बिल्कुल, और आपको पता भी नहीं चला। जी सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि आपका कोई ध्येय नहीं था किसी की हत्या करना, आपका कोई ध्येय नहीं था कि कोई इसमें मर जाए, पर आप अपने आप के लाभ के लिए उसके कारण किसी की जान चली गई। बिल्कुल, तो ये सब स्थिति है। बिल्कुल। ड्राइवरों की हड़ताल का असर सड़क से लेकर खदानों तक, जीएम को चलानी पड़ी खुद जीप। प्लांट के खदानों में नियोजित वाहनों के ड्राइवर भी नहीं पहुंचे ड्यूटी पर। एसीसीएल में उत्पादन व परिवहन प्रभावित। वॉकी टॉकी रखकर वसूली कर रहे 2 फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी गिरफ्तार। पुलिस गिरफ्त में फर्जी क्राइम ब्रांच अफसर। क्या लगता है कि जिस तरह से ऑनलाइन में जो ये वॉकी टॉकी और चाकू और तमाम चीज़ें जो घर पहुंच सेवा हो रही है, उस पर कुछ लगाम लगाया जाए ताकि ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, मोबाइल आप रखते हो, बच्चे रखते हैं, चाय वाला रखता है, स्टाफ लोग, हमारे सारे स्टाफ रखते हैं मोबाइल। मोबाइल से कितने अपराध होते हैं? बिल्कुल, सर्वाधिक अगर आज की डेट में रेट देखा जाए मोबाइल, तो सर्वाधिक अपराधों की दर पे अगर जांच की जाएगी तो मोबाइल से किया जाए। मोबाइल से जितने फ्रॉड के केस होते हैं, जितने ठगी होती है, उसमें कहीं ना कहीं मोबाइल का उपयोग होता है। जी, तो क्या मोबाइल को बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल, हर चीज़ का उपयोग और दुरुपयोग, ये तो चाहे आप टीवी देखते हैं, अगर आप टीवी नहीं देखेंगे शाम को खाना खाते समय, तो देश और दुनिया से आप जुड़े नहीं रह पाएंगे। कल क्या हुआ है आपके घर, आपके शहर में, आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपको कैसे पता चलता है? टीवी देख के। बिल्कुल,
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सवेरे उठते से 7 बजे ब्रश करने के पहले टीवी चालू कर लो, रात को सोने के बाद भी टीवी चलता रहे, आपको नींद आ जाए पता ही नहीं चले। मैंने देखा है ऐसे लोगों को बिल्कुल बिल्कुल कि वो टीवी उनका चालू पड़ा रहता है और वो कब सो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता, और फिर जब रात को लघु शंका के लिए उठे या नींद खुल गई या फिर सवेरे उठे तो देखा अरे टीवी चालू पड़ा था, तब बंद करते हैं जी। तो ये उपयोग और दुरुपयोग चाहे वॉकी टॉकी हो जी, चाहे वो चाकू काटने के भी काम आता है, वो चाकू डराने के भी काम आता है, वो चाकू मारने के भी काम आता है जी। सवाल है उपयोग आप कैसा है, कर रहे हो। तो इन चीज़ों का कोई आत्मरक्षा के लिए भी काम आता है, जो खुखरी रखते हैं लोग, वो शो के लिए दिखावे के लिए भी काम आती है। बिल्कुल वो कहीं लगा दो तलवारें, 2 तलवारों एक ढाल लगा दिए तो कोई लोग दिखाने के लिए भी रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में, सजावट के हिसाब से, सजावट का सामान के रूप में उसको उपयोग करते हैं जी। पर उसका उपयोग चाहो तो किसी गर्दन काट दो। बिल्कुल। तो ये सब विषय ऐसे हैं इसमें उस साधन है जी, उससे उस साधन का आप उपयोग कैसा कर रहे हैं ये आप पे खेल है। हाँ, इसके लिए हमारे पास पुलिस बल होता है, इसके लिए शिकायतें होती है, जांच होती है और ट्रैप किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं। जी जी जी, थोड़ा समय लगता है लेकिन बहुत शातिर से शातिर भी अपराधी होते हैं, वो लोग भी आगे पीछे पकड़ा जाते हैं। बिल्कुल। 32 हाथियों का झुंड अरहर की फसल को चौपट करने के बाद फिर जंगल में घुसे। एतमानगर रेंज में लगभग 32 हाथियों का घर दल घूम रहा है। क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने एलिफेंट कॉरिडोर की परिकल्पना की थी? देखिए, 2 चीज़ों पर इसी आपके मंच पर जी हमारी 2-3 बार चर्चा हुई है इस विषय पर। जी, जब तक हाथियों का अभयारण्य नहीं बनेगा, जी जब तक सुरक्षित क्षेत्र हाथियों को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, जी, उनके भोजन की, उनके पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाएगी। जी। देखिए, हाथी क्या चाहता है, कोई भी जानवर क्या चाहता है, भोजन और आपके पानी। ऐसा उसको मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है कि उसको सड़क चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको सफाई चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, नहीं मांगता कोई जानवर आपसे। भोजन और पानी, वो केवल भोजन, पानी और रहवास, जी, सुरक्षित रहवास। सुरक्षित रहवास से मतलब है जहाँ उसकी जान को खतरा नहीं हो, ऐसी जगह खोजता है जानवर। जी, ऐसी जगह खोजता है जहाँ भोजन पानी उपलब्ध हो, ऐसी जगह खोजता है जहाँ पे वो आराम से रह सके। कुल मिला के बिल्कुल, उसको और कुछ नहीं चाहिए आपसे। बिल्कुल। और जब आप उसके रहवास पे आक्रमण करते हो, जब आप जंगलों पे अतिक्रमण करते हो, जब आप जंगलों काटते जाते हो, तो कहाँ जाए वो? तो वो गांव में घुसता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो गांव में घुसता है तो फिर इस तरीके की खबरें आती हैं, फिर आपको कष्ट होता है। बिल्कुल। यानी हमने तो वो दिन देखा है जब कलेक्ट्रेट तक हाथी पहुंच गए थे। बिल्कुल, कोरबा शहर में पहुंच गए थे जी। हेलीपैड हमने तो वो टाइम देखा जब ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ियों को लाइन से लगा के हाथियों को रोका गया था कि बुधवारी बाजार बाजार के अंदर प्रवेश कर गए थे। जी 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 जी। सारा बातों का लब्बल हुआ भी है। आपके पास अभी समय है, आपके पास अभी जंगल हैं, आपके पास अभी साधन हैं, आपके पास अभी मौका है बिल्कुल कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल। एक और बात आता, हाथी अकेला इतना ज़्यादा चालाक और दिमाग वाला प्राणी होता है। जी। अभी एक हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर गया था जी। हाथी का बच्चे को हाथी की माँ ने निकालने की कोशिश की, नहीं निकाल पाई। वन विभाग को खबर हुई तो वन विभाग ने जेसीबी को भेजा। सब लोग डर रहे थे कि हाथियों का झुंड खड़ा है, कैसे करें? और हाथी अगर देखेंगे कि जेसीबी गड्ढे की तरफ जा रहा है तो आक्रमण तो नहीं करते। पर वन विभाग के जो अनुभवी लोग थे उन लोगों ने बोला नहीं, हाथी समझदार प्राणी होता है और वो इस बात को समझेंगे कि हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं उस बच्चे को। जी। और आश्चर्य की बात है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी इसी महीने की बात है, दिसंबर की बात जी, कि जेसीबी गया, उसके ड्राइवर ने हिम्मत की, जेसीबी से सपोर्ट करके और उसकी माँ ने सूंड से पकड़ खींचा, धीरे धीरे करके बच्चे को ऊपर ले आया गया जी। और जैसे ही बच्चा ऊपर आया जी, और जेसीबी को उन्होंने हटने का मौका दिया, उसके बाद सारे हाथी के झुंड ने और बच्चे को अपने कवर में ले लिया। बीचों बीच उस बच्चे को लेके, उसकी माँ को लेके, और पूरा हाथियों का झुंड वहां से चले गया। किसी प्रकार की ना नुकसान किया, ना आवाज किया, ना डराया, ना दौड़ाया जी। तो ये अपने आप में साबित करता है इस बात को जी कि आपकी मनस्थिति, आपकी सोच को जानवर भी समझता है। बिल्कुल। बोला जाता है ना कि भाई अगर कोई सांप को आप नहीं छेड़ो, सांप भी आपको नहीं छेड़ता। बिल्कुल। अगर आप अपने रास्ते जा रहे हैं, सांप अपने रास्ते चले जाते, ये बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी ये मनुष्य अकेला ऐसा प्राणी है दुनिया में
जी जिसको कि किसी के नफ़ा नुकसान, उसका 1 रुपये का फ़ायदा होता है और दूसरे का 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा, जी। तो अपना 1 रुपये का फ़ायदा देगा। देखिएगा बिल्कुल। ये हमेशा, ये इसमें विवेक की गलती है कि अक्ल की गलती है कि सोच की गलती है कि बुद्धि की गलती है कि पढ़ाई की गलती है, ये अलग विषय है। जी लेकिन ये जो आम जानवर भी चाहता है, जी उसका रहने खाने सोने की व्यवस्था अगर हो जाती है, जी ना उसको कपड़ा चाहिए, ना उसको रोटी चाहिए, ना मकान चाहिए, ना व्यवस्था चाहिए, ना लाइट चाहिए, कोई मूलभूत सुविधाएं, आधारभूत सुविधाओं की उसको आवश्यकता नहीं, नहीं। जी बिल्कुल। उतना आप कर दो उनके लिए जी कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ आम विचरण बंद हो जाए, आम गाड़ियाँ जाना आना बंद कर दें। आप क्या कर रहे हो, ठीक उसके विपरीत जाके आप सेल्फी नकिया लेने पहुंच जा रहे में हैं माइंस तो। दे रहे हो, हाँ आप जाके कटघोरा के आगे माइंस दे रहे हो। जो गहन हाथी विचरण क्षेत्र है वहाँ आप पे माइंस आप दे रहे जाके और अपनी गाड़ियों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों को, जहाँ खूब पॉल्यूशन हो, खूब एयर पॉल्यूशन हो, खूब ध्वनि प्रदूषण हो, जी ऐसे काम आप कर रहे हो। और आप कल फिर गाली बकोगे कि देखो हाथी ने उसको दबा दिया, उसको कुचल दिया। बिल्कुल। वो क्या ये- करे फिर? बिल्कुल वो क्या किया, आपने शुरू किया। बिल्कुल। आप आप उनके घर में जाएंगे तो वो तो आपके घर में आएंगे ही। जब उसके पास आप उसकी जगह को सीमित करते जाओ जी तो वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल। और फिर देखिए, एक बहुत अच्छी बात भी हो रही है इसमें। अभी अभी मैं 1-2 वन्य क्षेत्रों में गया तो मुझे ये पता चला कि आज़ादी के बाद धड़ाधड़ शिकार हुए, बहुत जी शेर चीते, बहुत हाथी घोड़े मारे गए। जी और उसके सरकार का ध्यान गया तो उनके पुनर्वास की और उनकी रक्षा की रिजर्व बनाए गए, टाइगर रिजर्व बनाए गए, जंगलों को संरक्षित किया गया, तार की बाड़ों से घेरा गया और प्रयास चालू हुए जिससे वन्य जीव कम ना हो। अभी पिछले 10 सालों में एक अभूतपूर्व वृद्धि जी वन्य जीवों में देखी जा रही। अब आप सुनते पढ़ते होगे नोएडा में आज शेर मुंडेर पर चढ़ के बैठ गया, वो फलानी जगह चीता घुस गया, कहीं जंगली वो जानवर घुस गए। अभी अंबिकापुर के पास और सूरजपुर के पास शेर को देखे जाने की खबर आई है। बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में अगर बाघ होते हैं और शेर बढ़ते हैं, और मुझे जैसे बताया गया कि भाई जो इनकी जनगणना की जाती 3 साल में जी, तो अगर वहाँ 100 शेर हैं तो 75 ही बताते हैं, 75 क्योंकि एक ड्यूरेशन होता है उसके अंदर। शेर भी आपस में लड़ भिड़ के और एक दूसरे को मार देता है। जी तो जरूरी नहीं कि शिकारी द्वारा, व्यक्ति द्वारा ही किया जाए, जंगली जानवर भी तो आपस में शिकार करते हैं। बिल्कुल। तो ये भी जरूरी नहीं शेर का झगड़ा ही नहीं होता, शेर को मारता ही नहीं। जी शेर भी आपस में एक दूसरे को मारता है। बिल्कुल। तो वो गैप को कायम रखा जाता है। और जितनी संख्या हमको बताई जा रही है आंकड़ों में, रिकॉर्ड में, आज की डेट में उससे कहीं ज़्यादा संख्या उपलब्ध है। बिल्कुल। उससे कहीं ज़्यादा संख्या में बाघ हो कि दूसरे जानवर हो, अगर वहाँ 125 है तो 100 ही बताए जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा एक वो आया है कि कम से कम जिन क्षेत्रों पे आप ध्यान देते हो, जैसे वृक्षारोपण का मामला जी, आप देखते थे बीच में अंधाधुंध कटाई हो रही थी, जहाँ देखो जंगल काटे जा रहे थे, जहाँ जाते थे ठूंठ दिखते थे जी। लेकिन अभी आपको पिछले 10-5 सालों में फर्क दिखता होगा। आप जहाँ जाते हो तो वहाँ आपको वृक्षारोपण किया हुआ एक योजना से, लाइन से झाड़ दिखते हैं जी। तो ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी अवेयरनेस, जी, जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सब चल रहा है, जलवायु नियंत्रण का काम, जी, प्रदूषण पर काम, जी, पराली जलाने से रोकने का काम, जी। ये सब समय के साथ, अवेयरनेस के साथ, लोगों में उसका दुष्परिणाम झेलने के बाद जो तकलीफ होती है, जी, जो उन तकलीफ़ों को झेलने के बाद ये चीज़ समझ में आई है। बिल्कुल। और इस पे यदि आपने बराबर अनुपात रखा जो आवश्यक है, जी, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आप अंधाधुंध कोई काम को करते जाते हैं तो उसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद।